अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का अपने कवर करेंगे। मैं बार बार आपके रीडिंग के सोर्स को बदलता हूं ताकि आप एक अखबार एक मैगजीन तक अपने आप को लिमिटेड ना रखें, हर तरह की चीज आपको पढ़नी आती हो। और आज का आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। आपने यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह को देखा होगा जो फाइनेंशियल ज्ञान देते हैं आपको, ये खरीद लो वो बेच लो। तो इन सब से कैसे निपटा जाए, कितना नुकसान ये पब्लिक का कर रहे हैं, इस चीज पे आर्टिकल लिखा हुआ है। अगेन आर्टिकल इंटरेस्टिंग है और आज के आर्टिकल में आपको भर भर के मिलेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कम से कम 15 से 20 नए वाले। तो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का लें। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है द इल्यूजन ऑफ इनसाइट। देखिए, साइट यानी निगाह, इन यानी अंदर, किसी चीज के अंदर की गहरी निगाह यानी किसी चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। कह रहा है हमारे पास एक इल्यूजन आ गया है आजकल ऑनलाइन, या भ्रम आ गया है जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का है, इनसाइट का है। बहुत सारे ऑनलाइन क्रिएटर्स अपनी रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। आपको सुनकर के लगता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन ये आपका भ्रम है। एक्चुअल में वो आपको कुछ बेच रहे होते हैं। तो यही है इल्यूजन ऑफ इनसाइट। चलिए, इनसाइट वर्ड ब्रेक करके याद रखना। जितना हो सके चीजों को कहानियों से, फॉर्मूला से तोड़ो ताकि उनको रट्टा ना मारना पड़े। साइड मतलब निगाह, इन मतलब अंदर, अंदर की निगाह यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, है ना, इनसाइट। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है फिनफ्लुएंसर्स आर अ मैनेज मेकिंग लेसा फेयर एंड अनरियलिस्टिक ऑप्शन। कह रहे ये जो फिनफ्लुएंसर हैं कौन होते हैं भाई ये? देखिए, इन्फ्लुएंसर आपको पता होगा, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो कुछ वीडियो बनाता हो, है ना, कुछ आपको बताता हो। जैसे मैं ये वीडियो चला रहा हूं यूट्यूब पे, तो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूं। हालांकि मैं एजुकेटर की जो है कैटेगरी में आता हूं। आपको इन्फ्लुएंस कम करना, एडुकेट ज्यादा करना। तो कह रहे हैं जो फिनफ्लुएंसर्स हैं ऐसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंस के बारे में आपको बताते हैं। कह रहा है ये एक मेनेस है या पब्लिक के लिए खतरा है, मेनेस है। और ये इस प्रकार से है कि ये लिसे फेयर को, या फिर यूं कह दे फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक अनरियलिस्टिक ऑप्शन बना देते हैं, एक ऐसा विकल्प बना देते हैं जो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा गहरा सेंटेंस है लेकिन ध्यान से समझना। ये फ्रेज समझो, लिसा फेयर, ये एक इटालियन फ्रेज है शायद। इसका मतलब होता है फ्री हैंड। बाजार के अंदर सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। जिसको जो बेचना है वो बेचे, जिसको जो खरीदना है खरीदे, सब अपना अपना देखो। होना यही चाहिए। सरकारों के बिल्कुल दखल अंदाजियां कम होनी चाहिए। लेकिन ये फिनफ्लुएंसर इतने बदमाश हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो ये आपको ऐसा कुछ बिकवा देंगे, ऐसा कुछ दिलवा देंगे, खरीदवा देंगे जो आपको नुकसान ही देगा। तो ये लसा फेयर जो है ना, ये लगाना बड़ा अनरियलिस्टिक हो गया आज की डेट में इन फिनफ्लुएंसर के लालच की वजह से। समझ गए ना? तो ये इसका मीनिंग है। मैनेस का मतलब आप देख लेना, एक ऐसी खतरा, एक ऐसा डेंजर जो होना नहीं चाहिए लेकिन किसी के गलत काम की वजह से हुआ है। जैसे सड़क पे तेज चलती हुई गाड़ी, आपके मोहल्ले में गलियों में घूमते हुए कुत्ते। ना सड़क पे तेज गाड़ी होनी चाहिए, ना मोहल्ले में कुत्ते होने चाहिए, ना ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, लेकिन ये सब है और खतरा है। ऐसे ही खतरे को अंग्रेजी में मैनेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। आज मैंने वोकैब अलग से नहीं दिया क्योंकि वोकैब जो है ना ईडियम्स और फ्रेजेस की फॉर्म में आएगी। तो आर्टिकल में साथ साथ ही मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा साइड के अंदर। क्लास जरूर एक लाइक और एक शेयर देना। इसको चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। रोज शाम में 6:30 बजे एक क्लास आपको मिलती है। हर एस्पेक्ट इंग्लिश का इस क्लास में हम कवर करते हैं, फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन टू ग्रामर टू वोकैबुलरी टू एग्जाम प्रैक्टिस। चलिए, मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्जाम प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम से पहले जितने मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उतना ही आपका रियल लाइफ परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के रिसेंट कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी के टॉपर्स सभी के पास आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पास मिलेगा। इस मॉक टेस्ट पास पे अभी 2 दिनों के लिए 351 रुपीज के अंदर सेल अवेलेबल है। सेल के दौरान इस छोटे से प्राइस पे 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप अवेल कर सकते हैं। अब इसमें सारे एग्जाम्स आ गए, एक ही मॉक टेस्ट पास में 2 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। फिर चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो। फॉर एग्जाम्पल सीजीएल अगर मैं खोलता हूं तो सीजीएल के 2249 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से। फायदा लेने के लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज का
टेक्स्ट बुक के लिंक पे जाएं, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया गया है। जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर आपको कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे, आपका प्राइस हटके हो जाएगा 351 रुपीज। अगेन सेव योर मनी, यूज द कूपन YT10 और टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट पास से अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट आप दे सकते हैं। तो शुरू कर ले। अब वो कैब साथ में आ रही है इसलिए अलग से नहीं ले रहा हूं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको एक रीडिंग दो, इसका मीनिंग निकाल लो। चलिए, इसलिए बोलता हूं भाई खुद से निकालोगे तभी कुछ कॉन्फिडेंस फील होगा। टीचर के पल्लू से नहीं बंधे रहना है। टीचर अच्छा जितना भी लगे, अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो करो जितनी हो सके कोशिश, साथ खड़े हैं आपके। कह रहे दिस ईयर रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स इंक्रीज्ड आवर कलेक्टिव डिस्पोजेबल इनकम बाय ₹1 लाख करोड़। फुल स्टॉप लग गया, रुक जाओ। कह रहा है इस साल कुछ हुआ दिस ईयर। नई जो टैक्स स्लैब्स आई हैं, यानी टैक्स की लगने की रेट्स आई हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा है, जो रिवाइज्ड है, जो संशोधित है। कह रहा है इन्होंने इंक्रीज कर दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में, हमारी कुल मिलाकर के कलेक्टिव डिस्पोजेबल इनकम को, या सभी लोगों की खर्च किए जाने वाली इनकम को। और कैसे? 1 लाख करोड़ से 1 लाख करोड़ हमारी इनकम इस साल सरकार ने बढ़ा दी। अगर टैक्स कम हो जाएगा तो पैसा आपके पास बचेगा, वो आपकी इनकम है। एक्स्ट्रा बच गया तो एक्स्ट्रा इनकम है। टैक्स स्लैब्स की वर्ब है इंक्रीज्ड, अगेन V2 का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट डेफिनिट टेंस है। डिस्पोजेबल वो चीज होती है जिसको आप डिस्पोज कर सको, जिसको आप यूज कर सको, यूज करके फेंक सको। ऐसी इनकम जिसको आप खर्च कर सको, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। कह रहे लास्ट ईयर 93% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इन F&O सेगमेंट्स कलेक्टिवली लॉस्ट ₹75,000 करोड़। अब कह रहे पिछले साल भी कुछ हुआ था। 93% जो रिटेल ट्रेडर्स थे, आपके और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स, F&O सेगमेंट में या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में, इन्होंने कुल मिलाकर के कलेक्टिवली लूज कर दिया या खो दिया 75,000 करोड़ रुपया। तो इस साल सरकार ने 1 लाख करोड़ का हमें तोहफा दिया, लेकिन पिछले साल जुए में, F&O में लोग 75,000 करोड़ जो है ऑलरेडी गंवा चुके हैं। चलिए, 93 की वर्ब है लॉस्ट, लूज वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। लूज का मतलब होता है किसी चीज को खो देना। कह रहा है वी साइड दीज नंबर्स टुगेदर फॉर पर्सपेक्टिव। हम साइड कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। साइड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कोट करना, मेंशन करना, जिक्र करना, हवाला देना। तो इन नंबरों का हवाला इसलिए दे रहे हैं हम एक साथ टुगेदर, ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिले या आपका व्यू पॉइंट बने। पर्सपेक्टिव होता है नजरिया, आपका नजरिया ठीक से बने। और क्यों? टू शो हाउ डैमेजिंग बैड फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन बैड एडवाइस कैन बी। ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि कैसे डैमेज करने वाले बुरे फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं, जो बेस्ड ऑन होंगे, जो आधारित होंगे बैड एडवाइस पे, बुरी सलाह पे, कह रहे हैं वो कितने डैमेजिंग हो सकते हैं। हाउ डैमेजिंग दीज फाइनेंशियल डिसीजंस कैन बी। तो अगर सरकार 1 लाख करोड़ आपको दे और उसमें से आप जुआ खेल करके 75,000 करोड़ हार जाओ, यानी 75% आपने खो दिया, और ये जुआ आपको ऑनलाइन किसी यूट्यूबर ने सिखाया था, F&O कर लो, 2,000 लगा के 2 लाख बनेंगे, तो कह रहा है ये कितना बुरा है, कितना कलेक्टिवली हम जो है अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन जो है जुए के अंदर। चलिए, वी की वर्ब है साइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इंडेफिनिट टेंस है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया। फाइनेंशियल डिसीजंस की वर्ब है कैन बी। बैड एडवाइस यानी बुरी सलाह। एडवाइस वर्ड को देख करके क्या कुछ खास याद आता है आपको? जो स्टूडेंट्स क्लास में नए हैं उनसे खास ये सवाल कर रहा हूं मैं, स्पेशली जवाब देना आप। एडवाइस, ब्रेड, पेपर, मशीनरी, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्नीचर, ज्वेलरी, लेजिस्लेशन, रिसर्च, ये सारे वर्ड्स में क्या खासियत है? आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या मेरे को तो ऐसे दिमाग में बैठ गए, आपके बैठ जाने चाहिए। जिनको याद है फॉर्मूला कमेंट्स में डालना, फिर कल की क्लास में आपको करवा देंगे, ठीक है? वो बहुत बार हो चुका है। चलो अब अपने 1-2 कॉन्सेप्ट देखते हैं वोकैब के या ग्रामर के। पहला कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया, नजरिया। स्पेलिंग इसकी देख लो, आपके सामने लिखी हुई है, दिमाग में बिठा लो, एक बार बोल के देख लो। PERSPECTIV। दिक्कत यह है कि ये वर्ड जो है ना, एक दूसरा वर्ड है उससे बड़ा मिलता जुलता है, और उसमें भी आर आता है बीच में, ER की जगह लिखा होता है RO। इसको बोला भी ऐसा ही जाता है, प्रोस्पेक्टिव, लेकिन प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में भावी, या जो है लाइकली या संभावित। जैसे वो इंसान आपका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ है जिससे आपकी शादी होने वाली है। वो कंपनी आपकी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है जिसके पास आपने
इंटरव्यू दिया, जहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला, वो आदमी आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है जो आपकी दुकान पे चढ़ा है आपका सामान खरीदने के लिए। तो भावी पत्नी, भावी पति, भावी कंपनी, भावी क्लाइंट जो आने वाले टाइम में बड़ा लाइकली है कि वो बनेगा, वो होता है प्रोस्पेक्टिव। तो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं भाई, अलग अलग इनको रखना। फिर देखो एक दूसरा वर्ड है हमारे पास, साइट। साइट और साइट, तीनों साइट है भाई, ये तीनों को साइट बोल रहे हो, स्पेलिंग तीनों की डिफरेंट है और तीनों के मीनिंग भी डिफरेंट है। ये जो साइट था मैंने आपको बताया था, इन साइट में भी आया था, ये साइट का मतलब होता है नजर या निगाह, एक नाउन है। ये साइट का मतलब होता है लोकेशन, साइट पे पहुंचो, पुलिस साइट पे पहुंची यानी पुलिस लोकेशन पे पहुंची, ये SIT है। इसी से वेबसाइट भी बनता है, वेब लोकेशन है ना, वेबसाइट। ये साइट एक वर्ब है, साइट का मतलब होता है हवाला देना, इसमें CIT लगा होता है। दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। साइट तीनों को बोलेंगे लेकिन स्पेलिंग तीनों की अलग है और मीनिंग तो टोटली डिफरेंट है। बढ़े आगे, चल आ जाओ फटाफट इसकी रीडिंग ले लो, मीनिंग निकाल लो इसका। चलो, कह रहा है जी, एंड व्हेन स्मॉल इन्वेस्टर्स लूज thousands of crores from their savings or borrowings, consumer demand, India's biggest growth driver, remains weaker than it could be। कह रहा है और जब ये यही स्मॉल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे छोटे निवेशक, लूज कर देते हैं या खो देते हैं हजारों करोड़ रुपया अपनी सेविंग्स या बचत में से, या फिर अपनी कर्जे में से, बोरविंग में से, जो बैंकों से इन्होंने लिया हुआ है। कह रहा है फिर जब ये होता है ना, तो फिर कंज्यूमर की जो डिमांड है, आपकी और मेरी जेब से होने वाला जो खर्चा है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ का ड्राइवर भी है, कह रहा है ये डिमांड बन जाती है या हो जाती है कमजोर, और किसके मुकाबले, जो ये हो सकती थी उसके मुकाबले। आपके पास 1,000 रुपए थे, 1,000 रुपए का कुछ बाजार में खरीदते, 4 लोगों को रोजगार मिलता, किसी की दुकान चलती, लेकिन 1,000 में से 600 का आपने FNO कर दिया ऑनलाइन, है ना, ड्रीम 11 कर दिया, तो फिर 400 ही बचे ना, तो 400 ही इकोनॉमी में जाएंगे, बाकी तो चले गए सट्टे में। तो ये होता है, इन्वेस्टर्स जब इतना पैसा लूज करते हैं, डिमांड जो है कमजोर हो जाती है। चलिए, इन्वेस्टर्स की वर्ब है लूज, लूज का मतलब है खो देना, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको करवाएंगे अभी। कंज्यूमर डिमांड की वर्ब है रिमेन्स, वीकर देन लिखा हुआ है, THAN जब भी आ जाए तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। यहां पे वीक देन नहीं लिख सकते, या मच वीक देन, या ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, यहां पे वीकर लगाना ही पड़ेगा। THAN के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री अंग्रेजी में आती है। कह रहे दैट्स वाई एंश्योरिंग दैट इन्वेस्टर्स, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स, आर नॉट मिसलेड इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कह रहे इसलिए, दैट्स वाई समझते हैं ना फ्रेज अंग्रेजी में, इसलिए कह रहा है इसीलिए इंश्योर करना, पक्का करना इस चीज को कि इन्वेस्टर जो है आपके मेरे जैसे, खास करके छोटे वाले, वो मिसलेड नहीं होते हैं, उनको बरगलाया नहीं जाता है, भ्रमित नहीं किया जाता है। कह रहा है ये इंश्योर करना एक मैटर है, मामला है नेशनल इंटरेस्ट का, पूरे देश की भलाई का। समझ गए, दैट की वर्ब इज, इंश्योरिंग की वर्ब इज, इन्वेस्टर्स की वर्ब है आर नॉट मिसलेड। मिसलीड करना, किसी को भ्रमित करना, मिस लीड, तो लीड की लेड लेड V1 V2 V3 बनती है ना, तो वैसे ही मिसलीड की मिसलेड मिसलेड, ऐसे V2 V3 आप बना सकते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई? चलो, बड़ा इजी है आज, वो क्या अच्छी है अपने पास। कह रहा है मार्केट्स रेगुलेटर सेबी's recent action against a big financial influencer or finfluencer who allegedly made rupee 546 crore through questionable means is welcome। कह रहा है जी, और फिर जो मार्केट के रेगुलेटर हैं सेबी साहब, इनका जो रिसेंट एक्शन आया है, इनका जो कार्रवाई हुई है एक बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के खिलाफ, या जिसको फिनफ्लुएंसर आप बोल सकते हैं, जिसने कथित तौर पे 546 करोड़ रुपए कमाए, और ऐसे मीन्स के जरिए या ऐसे जरियों के जरिए जो क्वेश्चनेबल है, जिन पे सवाल उठाया जा सकता है। कह रहा है इनका एक्शन जो है बड़ा वेलकम है, इनका हम सभी स्वागत करते हैं। तो इसका नाम तो मैं भूल गया इन्फ्लुएंसर का, कुछ महाराष्ट्र का था ये, जिसने वो नाच नाच के, डांस कर करके अपने सेमिनार चलाए, 2-2 5-5 लाख रुपए लोगों से फीस ली कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, 550 करोड़ कमा लिया 2-3 साल के अंदर। अब सेबी ने इस पे कार्रवाई की है, कह रहा है ये बड़ी वेलकम कार्रवाई है, होनी चाहिए। चलिए, एक्शन की वर्ब है इस, एक्शन इज वेलकम। हु आया इस इन्फ्लुएंसर के लिए, वर्ब है इसकी मेड। चलो अब एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, लॉस, लूज और लूज, ये तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानते हो क्या भाई? तीनों अलग वर्ड्स हैं ये। पहला वर्ड है लॉस,
लॉस एक नाउन है, लॉस का मतलब होता है नुकसान। तीसरा वर्ड है लूज, लूज एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ढीला। जैसे लूज ढक्कन है किसी बोतल का, जैसे लूज करेक्टर है, तो वो लूज एक ढीला एक एडजेक्टिव है, लॉस एक नाउन है, इसका मतलब है नुकसान। तो ये बीच वाला क्या है, ये है लूज, ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना या नुकसान कर बैठना। मैच हार गए, पैसे खो गए, जब भी खोने वाला काम आप करते हैं वर्ब की जरूरत होती है, तब इस लूज वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो लॉस्ट और लूज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये नाउन है ये वर्ब है, और लूज अलग है, इसका मतलब है ढीला। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना, फिर से रिप्ले कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये। 3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार ट्राई दो और गलत सही निकाल के बताओ कहां पे आपको दिख रहा है। चलिए, कह रहा है द कंपनी रिपोर्टेड अ ह्यूज लॉस, कंपनी ने रिपोर्ट किया एक बड़ा सा नुकसान। देखिए कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया, रिपोर्ट वर्ब के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है वर्ब का नाउन। कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया, कंपनी ने नुकसान रिपोर्ट किया, यहां पे एक नाउन की जरूरत थी ना, तो अ ह्यूज लूज नाम की वर्ब क्यों लगा दी, यहां लिखो अ ह्यूज, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं लॉसेस, है ना। कह रहा है वन शुड नॉट लॉस वन मोटिवेशन, वन मतलब कोई भी इंसान, उसको नहीं खो देना चाहिए अपना मोटिवेशन अपने अंदर का, समझ गए ना। चलिए अब यहां पे शुड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, और यहां पे चाहिए मेन वर्ब। खो देने की बात हो रही है, मेन वर्ब की बात हो रही है, बेस फॉर्म लगाओ इसकी, वन शुड नॉट लूज वंस मोटिवेशन। चलो, माई शू लेसेस वर लूज व्हाइल आई वॉज जॉगिंग, मेरे फीते जो थे जूते के वो ढीले थे जब मैं जॉगिंग कर रहा था। क्या थे मेरे फीते, ढीले थे, एडजेक्टिव चाहिए ढीला वाला। फीते खो नहीं गए थे मेरे जूते के, समझ गए ना, वो लॉस्ट नहीं थे, वो ढीले थे। तो लूज लिखो, यहां ऐसे काम नहीं चलेगा, LOO ऐसे आपको लगाना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये प्रीलिम्स लेवल के हैं, ये सीखने के बाद मेंस का लेवल शुरू होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को आने चाहिए। आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी बट अ डीपर क्लीनअप इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल रीजंस, कह रहा है लेकिन एक डीप क्लीनअप हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है वो काफी रीजंस की वजह से। ये जो सब हो रहा है, ये सेबी ने एक आदमी को पकड़ लिया, 500 करोड़ इसने कमाए थे, 600 करोड़ इससे सेबी ने पेनल्टी लगा के इससे ले लेगी, है ना। कह रहा है लेकिन इससे नहीं होगा कुछ, हमें तो डीप क्लीनिंग, बहुत अंदर तक सफाई करनी होगी। कह रहा है कई रीजंस हैं, वन लगा के बताएगा पहला। कह रहा है जी वन, व्हेन द पोटेंशियल फॉर हार्म इज सो ग्रेट लेसी फेयर इज नॉट एन ऑप्शन। कह रहा है पहला रीजन तो क्या है जी, जब पोटेंशियल या संभावना नुकसान की जब इतनी बड़ी हो, तो फिर पूरी खुद छूट दे देना, लेसी फेयर कर देना, वो एक ऑप्शन नहीं होता। लेसी फेयर मैंने आपको बताया ना, सरकार कहती है जो करना करो, बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो, बस गलत काम मत करो, बाकी सब समझदार हैं अपने अपने पैसे के लिए, आप बेचो जिसको जो बेचना है। कह रहा है लेकिन पोटेंशियल जब इतनी ज्यादा हो नुकसान की, तो फिर ये फ्री हैंड देना एक ऑप्शन सरकार के लिए बिल्कुल नहीं होता। चलिए, पोटेंशियल की वर्ब है इस, लेसी फेयर देख लेना, एक नया फ्रेज आपके लिए, इसकी वर्ब है। कह रहे दैट इज ऑल्सो द इवॉल्विंग ग्लोबल कंसेंसस, और कह रहे ये जो बात हमने बोली, ये है साथ ही साथ ऑल्सो इवॉल्व होती हुई, डेवलप होती हुई पूरी दुनिया की कंसेंसस या सहमति। तो सारी दुनिया ही कह रही है ये बात, हम नहीं कह रहे, सब परेशान है इन्फ्लुएंसर से। कंसेंसस का मतलब आपको पता है, पूरी सबकी सहमति, आम राय, इवॉल्विंग यानी जो चीज डेवलप हो रही हो। कह रहे द की प्रॉब्लम विद इन्फ्लुएंसर्स इज देयर इंसेंटिव मॉडल, कह रहे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वो है उनका इंसेंटिव वाला मॉडल, जितना बेचोगे उतना पैसा मिलेगा, ये मॉडल इनका सबसे खराब है। कह रहा दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंटेंट क्रिएटर्स प्लेइंग फॉर आईबॉल्स, कह रहा है ये जो लोग हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहले, ये इंसान बाद में है, उससे पहले ये यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो प्ले फॉर आई बॉल्स करते हैं, जो लोगों की आंख की जो आई बॉल है या फोकस है आंख का, उसके लिए प्ले करते हैं। प्ले फॉर आई बॉल करना यानी दूसरे का ध्यान खींचना, सबकी नजर में आना, कुछ उल्टा पुल्टा डांस कर दो, शेरो शायरी सुना दो, आजकल है ना, सब हर वीडियो में आपको मिलेगा, टीचिंग में टीचर भी कर रहे हैं उल्टे पुल्टे। तो ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और हम लोगों की आई बॉल्स को खींचने के लिए अपनी तरफ जो है प्ले करते हैं। चलिए देखिए वो यार, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
ये एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट मतलब पहला, फॉरमोस्ट मतलब सबसे आगे, ऐसे पूरा फ्रेज बना हुआ है। प्ले फॉर आई बॉल्स मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा काम करना कि लोगों की निगाह आप पे पड़े, आपको लोग देखें, व्यूज मिले। और दूसरा फ्रेज है इसके लिए, प्ले टू द गैलरीज। बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज है। प्ले टू द गैलरीज का मतलब होता है पॉपुलर ट्रेंड्स को सपोर्ट करना, ताकि आपको पब्लिक की अप्रूवल मिले। अगर सब गड्ढे में पड़ रहे हैं और सब जो है गलत रास्ते जा रहे हैं, और आप भी बोल दो हाँ हाँ ये ठीक रास्ता है, और आपको इससे पब्लिक की अप्रूवल मिल जाए, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्ले टू द गैलरी करना। बस पब्लिक जो बोल रही है उसकी हाँ में हाँ मिला दो, ताकि मेरे को पब्लिक जो है देखे। समझ गया, चाहे वो गलत बात हो। तो ये दोनों फ्रेजेज याद रखना, आज के क्विज में मैंने पूछे आपसे। और आगे बढ़ो। करेक्ट, सो एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉजी स्कीम्स डजंट कट इट फॉर देम। कह रहे इस प्रकार से आप लोगों को एडवाइस करना ऐसी स्कीम्स में जो बहुत पुरानी है, स्टॉजी है, जो मजबूत है ना, जो कंजर्वेटिव है। स्टॉजी क्या होता है? एफडी कर लो, म्यूचुअल फंड कर लो, तो सबको पता है। कह रहा है इस प्रकार से आपको ऐसी सलाह देना कि आप एफडी म्यूचुअल फंड कर लो या एसआईपी लगा लो। कह रहा है ये काम उनके लिए कट नहीं करता है, या ये काम उनका काम नहीं बनाता है। टू नॉट कट फॉर ए, या लिखना भूल गया मैं, ये वाली है ना, ये भी लिखनी थी मुझे। कट वाली सारी इडियम मैंने साइड में लिखी है, करवाऊंगा अभी। टू कट इट फॉर समवन का मतलब होता है, देखो, टू नॉट कट इट, इसका मतलब होता है किसी का काम ना बनना। तो ये पुरानी स्कीमें बेच करके इनका काम नहीं बनता। ये आपको कुछ नया बताएंगे, क्रिप्टो ले लो, एनएफटी ले लो। चलिए, एडवाइजिंग की ओवर डज नॉट कट इट फॉर। कह रहा है द क्विकेस्ट वे टू ग्रो एन ऑडियंस इज टू पिच गेट रिच क्विक स्कीम्स लाइक क्रिप्टो एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दैट्स व्हाट दे डू। कह रहा है जो क्विकेस्ट वे है, सबसे तेज तरीका है ऑडियंस को ग्रो करने का, वो है पिच करें या एडवाइस करें। पिच का मतलब होता है किसी चीज के लिए सबको बताना कि आप ये ले लो, ये ले लो, है ना। जैसे सेल्समैन आपको बताता है कि मेरा ये खरीद लो। तो कह रहा है इनका सबसे तरीका अच्छा यही है ऑडियंस को ग्रैब करने का, कि ये ऐसी गेट रिच स्कीम्स आपको बताएं रातों रात अमीर होने की, जैसे कि क्रिप्टो है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। और फिर ये करते भी यही है, दैट्स व्हाट दे। चलिए, अब ये जो कट इट फॉर देम, ये कट से बनने वाले कुछ फ्रेजेस, इडियम्स हैं अपने पास। सबकी कहानी एक ही है, एक कहानी से सारे याद हो जाएंगे। देखिए, मस्टर्ड का जो पौधा होता है ना, मैंने ज्यादा खेती वेती नहीं की है, ज्यादा गया नहीं हूं मैं, लेकिन अगर आप खेत वेत में गए हो तो आप देखना, शायद इसको काटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये पौधा जब मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड समझते हो, सरसों, तो सरसों जो है, मतलब इससे उखाड़नी हो तो बड़ा आपको कैंची वैंची धारदार चाहिए। वहीं से सारी इडियम अंग्रेजों ने बना दी। अगर आप कट द मस्टर्ड कर रहे हैं, तो आप मस्टर्ड का पौधा जो है आसानी से काट रहे हैं, या जो काम आपको करने के लिए किया गया था, दिया गया था, वो आप अच्छे से कर रहे हैं। इफ यू कट द मस्टर्ड, आप खड़े उतरे हैं किसी काम पे। समझ पा रहे हो? वही मस्टर्ड का पौधा कट कर दिया, बड़ा मुश्किल होता है लेकिन कर दिया। तो ऐसे ही इस इडियम आपको याद रखनी है। फिर अगला देखो, टू नॉट कट इट, यानी आपका काम नहीं बना, पौधा आपसे नहीं कटा। टू मेक द कट, यानी किसी काम के ऊपर खड़ा उतरना। कट द मस्टर्ड, मेक द कट, एक ही बात। अच्छा, टू बी कट आउट फॉर समथिंग, अब इसकी कहानी अलग है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए बना हुआ होना। जैसे आपका टेलर, आपका दर्जी जब आपकी शर्ट सिलेगा, तो पहले वो पूरा कपड़ा काटेगा आपके साइज का, और फिर उसको सिलेगा। अगर आप किसी चीज के लिए कटे हुए हैं, तो आप उस कपड़े की तरह है, उस शर्ट वाला जो आपके दर्जी ने काट दिया है, बस उसको सिलना बाकी है। तो आप ऐसे आदमी हैं उसी फील्ड के अंदर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। यू आर कट आउट फॉर समथिंग। तो ऐसे याद रखना। कट कॉर्नर्स, ये बड़ी आसान है। देखो, मान लीजिए ये कोई किताब है, इसमें इतना पेपर यूज हुआ, ये किताब समझ लो ना, चौकोर है। अब मुझे इस किताब की कीमत को कम करना है, यानी मेरी लागत को कम करना है। तो मैं पता क्या करूंगा, किताब में पन्ने नहीं कम करूंगा, मैं यहां से कॉर्नर काट दूंगा थोड़ा सा, बस जितना हो सके कागज बचे। बस अंग्रेजी में यही इडियम यहीं से निकाली गई है। अगर आप कट कॉर्नर्स कर रहे हैं, तो आप इस तरह के आदमी हैं जो कुछ उल्टे पुल्टे काम करके अपनी कॉस्ट को बचाना चाह रहे हैं, है ना। कोई घटिया प्रोडक्ट बना दो, बस कुछ भी करके अपना प्रोडक्ट जो है दिखे अच्छा, अंदर से खोखला हो, पर कट कॉर्नर्स करके आपने उसको बना दिया। लास्ट है कट टू द चेज, इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पे आना, कट टू द चेज। और टू नॉट पास मस्टर्ड, ये जो है मस्टर्ड से ही बना है। अगर आप पास मस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप मस्टर्ड का पौधा नहीं काट पाए, आप रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरते। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, सारी याद कर लेना, कमेंट्स में डाल लो, कहीं नोट्स बना लो। कट द मस्टर्ड करना, खरा उतरना। मेक द कट, खरा उतरना। नॉट पास मस्टर्ड और नॉट कट इट, यानी खरा ना उतरना। टू बी कट आउट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बना होना। कट कॉर्नर्स, यानी कॉस्ट को कम करना। कट टू द चेज, यानी मुद्दे की बात पे आना। चलो, सारी याद रखना, क्विज में पूछी आज आपसे मैंने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पैराग्राफ।
अब दूसरा रीजन देगा आपको, कह रहा है टू अनलाइक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन्फ्लुएंसर्स डू नॉट नो देयर फॉलोअर्स। कह रहे दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अनलाइक, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कह रहे वो अपने फॉलोअर्स को नहीं जानते हैं, हैव नो एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी, और उनके पास कोई एस्टिमेट भी नहीं है अपने फॉलोअर्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी का, एंड फील नो एम्पैथी फॉर देम, और ये फील भी नहीं करते हैं कोई भी सहानुभूति उनके लिए। तो ट्रेडिशनल एडवाइजर जो होता है ना, आपके घर आता है, एफडी कर जाता है, म्यूचुअल फंड देके जाता है, वो आपको जानता है, आपकी माली हालत को, फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है, और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट देगा कि उसको आपको कल को गालियां ना देनी पड़े, उसको कंप्लेंट ना करनी पड़े। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर जो आपको बेच रहा है ये तो जानता ही नहीं है आपको, ना आपको इससे प्यार है ना इससे आपको प्यार है ना, कोई एस्टिमेट नहीं है फाइनेंशियल कैपेसिटी का, ये कुछ भी आपको बेच सकता है। तो इन्फ्लुएंसर की वो है डू नॉट देयर फॉलोअर्स अनलाइक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दे हैव नो एस्टिमेट एंड दे फील नो एम्पैथी, एम्पैथी यानी सहानुभूति। कह रहे सो इट इज ईजियर टू टेक देम फॉर अ राइड विद पंप एंड डंप स्कीम्स। कह रहे इस प्रकार से बहुत इजी है, बड़ा आसान है इन लोगों के लिए कि टेक देम फॉर अ राइड करें। टू टेक समवन फॉर अ राइड करना यानी किसी को पागल बनाना, मूर्ख बनाना। तो कह रहा है जी इसके लिए बड़ा आसान है इनके लिए मूर्ख बनाना पंप एंड डंप स्कीम्स के सारे अपने फॉलोअर्स को। पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है, ये आदमी खुद ही, मान लो कोई यूट्यूबर है, कोई गंदा सा स्टॉक उठा लिया 10 पैसे का, खरीद के बैठ गया उसको 20,000 रुपए का, है ना, और फिर लोगों को बोला कि खरीदो खरीदो खरीदो, वो स्टॉक तेज भागेगा, फिर वो 10 पैसे से जब 200 रुपए का हो जाएगा तो ये अपने 20,000 के स्टॉक जो है 20 करोड़ में बेच के नक्की कर देगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पंप एंड डंप। पहले स्टॉक को पंप करो, बाद में चुपचाप बाजार में बेच के निकल जाओ। तो कह रहा बड़ा इजी होता है इनके लिए लोगों को मूर्ख बनाना, पंप एंड डंप कर देना। कह रहा इट की वो इट इज इजियर टू टेक देम फॉर अ राइड, टेक समवन फॉर अ राइड, मैंने आपको समझा दिया, मूर्ख बनाने को बोलते हैं। इसके लिए एक और इडियम अंग्रेजी में, टू शो समवन अप द गार्डन पाथ, और ये याद करना बहुत आसान है, हिंदी में इसको बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। सब्जी का बाग हिंदी में, अंग्रेजी में गार्डन पाथ बोल देते हैं। टू शो समवन अप द गार्डन पाथ, सब्ज बाग दिखाना। कह रहा रिमेंबर हाउ किम कार्दाशियन वाज इन द न्यूज 4 years ago फॉर प्रमोटिंग द क्रिप्टो करेंसी एथेरियम मैक्स। कह रहा याद करो कैसे किम कार्दाशियन है, जानते होंगे आप इनके बारे में, बहुत बोल्ड महिला है ये। कह रहा कैसे ये न्यूज में थी 4 साल पहले प्रमोट करने के लिए एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी को जिसका नाम है ये वाला। कह रहा है विच लॉस्ट 97% ऑफ इट्स वैल्यू बाय जनवरी 2022। ये वही क्रिप्टो करेंसी है जो 97% टूट चुकी है एक साल में, 2022 जनवरी में ही। 21 में इसने बेची थी किम कार्दाशियन ने, मान लो $100 की थी, तो एक साल बाद ये $3 की रह गई। कह रहे जी एंड और हाउ न्यूमरस इन्फ्लुएंसर्स पम्प्ड ईवी मेकर निकोलास स्टॉक टू $2,000 5 years ago। कह रहा है और ये भी याद रखो कि कैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पंप करके यानी दबा करके बेचा, है ना, ऊपर बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाले निकोला कंपनी के स्टॉक को $2,000 तक 5 साल पहले। इट वॉज वर्थ 0.0026 यस्टरडे। ये $2,000 का स्टॉक जो है अगर आप कल चेक करोगे तो शायद 98 का है, समझ लो। $2,000 मतलब 1.5 लाख का, 2.25 लाख का स्टॉक था, तो 2.25 लाख तक ले गए इसको बढ़ा के। आज की डेट में स्टॉक 98 में मिलता है, क्योंकि ये कंपनी बंद होने वाली है, निकोला नाम की ईवी कंपनी। चलिए सब्जेक्ट वो आप मिला रहे हो, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मेरे ख्याल सब समझ में आ रहा होगा। पंप आप समझ गए हैं, स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़वाना। लास्ट है पैराग्राफ, फिर फिनिश करेंगे, रैपअप करेंगे। तीसरा कारण देगा आपको, चलिए। कह रहा है जी 3 सर्वेज अब्रोड हैव फाउंड 40% ऑफ जेन जर्स या जेन जीज, है ना, जेन जर्स बोल दो, मेक ऑल देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एडवाइस। कह रहा तीसरी बात यह है कि सर्वे जो है ना अब्रोड, दुनिया भर में यानी देश से बाहर, उन्होंने ये पाया है कि जो 40% जेनजी हैं वो मेक करते हैं या बनाते हैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को सोशल मीडिया एडवाइस के भरोसे। ऑनलाइन जो देख लिया वही खरीद लिया, तो ऐसा जेनजी करते हैं, इस सर्वे ने बताया। सर्वे की वर्ब है फाउंड एब्रोड, से पहले कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये एडवर्ब का काम करता है। एब्रोड का मतलब होता है इन ए फॉरेन लोकेशन। 40% की वर्ब है। कह रहा है सेबीज ऑन रिपोर्ट शोज 62% ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन इन्फ्लुएंसर्स एंटायरली। सेबी की खुद की रिपोर्ट यह दिखाती है कि 62% इन्वेस्टर जो हैं वो रिलाई ऑन करते हैं या डिपेंड ऑन करते हैं या हिंज ऑन करते हैं
फिनफ्लुएंसर्स पे पूरी तरीके से। ऑनलाइन ही वो देखेंगे, जो उनका यूट्यूबर बताएगा वही स्टॉक खरीद लेंगे, है ना। ऐसा करते हैं। 62 कह रहा है दिस इज एन अनहेल्दी स्टैटिस्टिक, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बड़ा गंदा है, अनहेल्दी है, खराब है। कह रहा लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कह रहा है जो लैक है, कमी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो जागरूकता है ना, उसकी जो कमी है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है पार्टली, वो भी जिम्मेदार है आंशिक तौर पे। कह रहा है जी बट द साइज ऑफ ऑनलाइन फॉलोइंग समटाइम्स इन मिलियंस कैन लीड टू द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कह रहे लेकिन जो साइज है ना, आकार है लोगों के ऑनलाइन फॉलोइंग का, ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स का, है ना, फॉलोअर्स का, कभी कभी जो मिलियंस तक चला जाता है, ये साइज जो है लीड टू कर सकता है जानबूझ करके डिसबिलीफ के सस्पेंशन की तरफ। ठीक है ना, मतलब इससे जानबूझ करके इस साइज के सारे, मतलब 1-2 मिलियन अगर आपके पास कुछ फॉलोअर्स कहीं से हो, आप उनमें से 1-2% से भी कोई गलत काम करवा दें तो डिसबिलीफ अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, सबको भरोसा आ जाएगा उस चीज पे, चाहे वो काम कितना भी गलत हो। तो ये साइज ही अपने आप में बड़ा खतरनाक है। लैक की वर्ब है इज, लैक का मतलब होता है कमी, साइज कैन लीड टू, है ना। कह रहा है जी दैट इज वाई रेगुलेटरी इन्वेंशन इज इसेंशियल। कह रहा है यही रीजन है कि क्यों रेगुलेटर की जो इंटरवेंशन है, सरकारी एजेंसियों की जो दखल अंदाजी इस मामले में जरूरी है ना। बड़ा अनपढ़ टाइप का देश है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है पैसे को कैसे मैनेज करना है। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। ये आज वोकैब है ना, इसका खूब बेनिफिट लेना, जितना हो सके इसके नोट्स वोट्स बना लो। अब आ जाओ अपने क्विज पे, कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं चाहता हूं ये कॉलम ए और कॉलम बी मैच कर दो। कर दोगे खुद से? सारे करवाए हैं आपको मैंने। टू कट कॉर्नर्स, याद है ना, कॉर्नर्स को काटना। शो समवन अप द गार्डन वे, प्ले टू द गैलरीज, कट टू द चेस, नॉट पास मस्टर्ड और लेसी फेयर या लसा फेयर। करवा इसलिए नहीं रहा हूं मैं, अभी मिला दूंगा तो फिर आप दिमाग नहीं लगाओगे अपना, खुद से लगाना है। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, इस लेक्चर के क्लास के नीचे फर्स्ट कमेंट में जो पिंड होगा वहां पे आंसर मैं डाल रहा हूं, मैच कर लो। चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दो फिगर्स को एक साथ साइड किया गया है। पहला 1 लाख करोड़ का तोहफा सरकार की तरफ से, और दूसरा 75,000 करोड़ का नुकसान जो लोगों ने एफ करके किया। क्या रीजन है इन दोनों का एक साथ बताने का, इन दोनों बातों को? आसान क्वेश्चन है ना। सिर्फ इसलिए बताया गया कि इतनी बड़ी 1 लाख करोड़ का तोहफा भी कम पड़ जाए अगर आप जुआ खेलने लगे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की कहने पे। तो 1 लाख करोड़ लोगों को मिला था सरकार से, टैक्स कम लाख काटा, और 75,000 करोड़ लोगों ने जुए में गवा दिया। तो इलस्ट्रेट करने के लिए, स्केल को या लेवल को दिखाने के लिए, एक्सटेंट को फाइनेंशियल डैमेज का जो खराब इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों आंकड़ों को एक साथ बताया गया। फर्स्ट आंसर है सी। 3 एरर्स दे रहा हूं मैं आपको, इस पूरे फ्रेज में आपको तीनों एरर्स मिलेंगी। अगेन ये एरर्स के क्वेश्चन और मैथ्स का कॉलम, दोनों टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं। अपनी एरर्स खुद ढूंढो, अपने आंसर्स को खुद बनाओ और मेरे कमेंट से मैच करना, और फिर बताना आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, मजा आता है मुझे देख करके। 4 मिले हो, 6 मिले हो, 8 मिले हो, इनफैक्ट मुझे याद भी रह जाते हैं जो लोग रेगुलरली पोस्ट करते हैं। आप में इंप्रूवमेंट या जो भी है देख पाएंगे आप खुद भी, अपने मार्क्स को पोस्ट किया करो। चलिए कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। क्लास को एक लाइक और शेयर दें। होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।